Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is our last continuing topic quantum numbers and their type. तो हम लास्ट वीडियोस में बेटा आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं और आप पढ़ चुके हैं। एक तो आप क्वांटम नंबर क्या होते हैं, हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं, उनका यूज क्या है ना, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन क्या है। साथ में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्लियर है। और साथ ही एजिमुथल क्वांटम नंबर की नीड क्यों पड़ी, क्या ऐसे हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि हमें एक नए क्वांटम नंबर्स की हेल्प लेनी पड़ी। ठीक है बेटा, तो जैसे मैं ये बोर्ड पे आपको जो काम दिख रहा है ये भी सारा पुराना लास्ट वीडियो का वर्क है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने बेटा हम आज एजिमुथल को लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मेन पॉइंट जो हम पुराने पढ़ा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है आगे की पढ़ाई को समझने के लिए, पहले वो रिवाइज करते हैं। तो याद करिए, जैसे हमारे पास क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन याद करिए हमने क्या बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, मतलब एटम में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना और उसकी एनर्जी को बताना, उसकी मोमेंटम को बताना, ये हमारे सामने प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, यही पॉइंट था ना बेटा कि इट इज हार्ड टू डिटरमाइन, है ना, या डिफाइन द पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एनर्जी एंड द मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लमेटिक था। तो इसे बताने के लिए बेटा हाइजेनबर्ग ने भी लिया, लेकिन उसका भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रहा था। लेकिन इसी चीज को डिफाइन करने के लिए फिर क्वांटम थ्योरी में श्रोडिंगर एक वेव, उसी को कुछ यूज करके श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस भी बनाई बेटा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर क्वांटम थ्योरी के में कुछ नंबर्स मिलते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, और उस क्वांटम नंबर की हेल्प से बेटा हम क्या करते हैं कि इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने की कोशिश की गई और उसकी एनर्जी और उसके मोमेंटम को बताने की कोशिश की गई। तो आपसे कोई क्वांटम नंबर पूछे तो क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इसमें जो पहला क्वांटम नंबर है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या बताता है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो जो मेन पॉइंट है बेटा हमारे इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वो क्या चीज है बेटा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ईच इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है किसी भी एटम में। जैसे आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी अपनी एक डिस्टेंस है, इसकी अपनी एक डिस्टेंस है, वो बात अलग है। ये दोनों बोथ इलेक्ट्रॉन जो है बेटा न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। फिर हम आगे की तरफ बढ़े तो कुछ इलेक्ट्रॉन और डिफरेंट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। तो ये जो डिस्टेंस होती है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक इक्वल डिस्टेंस पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस से, फिर ये कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसकी डिस्टेंस, ये सब अपनी अलग अलग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, मे बी सेम भी हो सकता है ना। तो इन्होंने पाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस पर मिले, फिर ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर मिला। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने याद करिए हमें क्या बताया, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। और इससे हमें कई सारी बातें पता चली कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस, और एक चीज है इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ बनता है वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट या शेल। तो शेल या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बेटा आपके इधर से इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जिसको बोर क्वांटम, जो आपका बोर मॉडल है ना, बोर ने भी क्वांटम नंबर की थ्योरी, क्वांटम थ्योरी को यूज करके बेटा अपना मॉडल बनाया, जिसमें याद करिए उसने के एलिमेंट शेल की बात करी। तो हम देखो वही सी कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन है और उनके घूमने से जो पाथ बना है ना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। इनको शेल्स बोला गया। तो जो फर्स्ट शेल होती है बेटा, फिर इससे आगे के डिस्टेंस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उनके घूमने से जो एक कॉमन पाथ बना, दैट इज कॉल्ड सेकंड शेल। और जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन है उसके घूमने से जो पाथ बना, वो लास्ट शेल या वैलेंस शेल, उसको क्या बोला जाता है ना, आपका लास्ट शेल, ठीक है, या फिर आपका वैलेंस शेल। याद आ गया बेटा। तो इस तरीके से, और लास्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। क्योंकि इन्होंने सर्कल से कंपेरिजन किया, इसे जो पाथ बन रहा है रिवॉल्विंग पाथ सर्कुलर बन रहा है ना, और उस सर्किल की जो सर्कम, इसमें जो वैलेंस शेल है एटम की, वही सर्कमफ्रेंस के इक्विवेलेंट हुई, और जो एटम का सेंटर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हो, वो सर्किल के सेंटर के इक्वल हुआ। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या है कि इनको एक कंपैरिजन करते हुए कि न्यूक्लियस और लास्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी बेटा, दैट इज रेडियस ऑफ दैट एटम। तो इसको एटॉमिक रेडियस भी हमें यहाँ से पता चली बेटा। पहली शेल को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, नेक्स्ट को बेटा एल, फिर एम, फिर एन, और ऐसे बेटा ये आगे बढ़ती रहती है, ये नहीं कि यहीं रुक गई। भले ही आप अप टू 10th क्लास तक 4 शेल पढ़े हो, के एल एम एन, ऐसा नहीं है कि केवल यही होती है, आगे और भी शेल्स क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे आप इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो आप पाओगे ये चीजें। चलो बेटा, अब हम इसी का तो के, और ये तो बेटा पहली डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन मिले,
तो बेटा पहली डिस्टेंस पर जो भी इलेक्ट्रॉन मिले उनकी डिस्टेंस क्या थी, इक्वल थी, और इनसे बनने वाला पाथ भी क्या था, इक्वल ही था। तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स का, और एक चीज ये भी निकाली गई कि इनकी जो एनर्जी है बेटा ये भी क्या है, इक्वल है। ये सब मैं आपको लास्ट कल की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना बेटा। तो देखो एक फॉर्मूला ये बना था हमारे ई एन क्या है, तो जो पहली डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन मिले बेटा उनको एन से, मतलब उसमें क्वांटम नंबर क्या है भाई, ये डिस्टेंस जो पहली डिस्टेंस है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस। तो ये जो पहली डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, वो दैट इज एट एन इक्वल टू 1, ठीक है। इससे आगे बढ़े सेकंड शेल, मतलब इससे अगली डिस्टेंस पे जितने भी इलेक्ट्रॉन मिले सबकी डिस्टेंस तो बराबर से थी, तो ये क्या थी, अगली डिस्टेंस मिली, तो ये नेक्स्ट लेवल हो गया है ना। तो सेकंड एनर्जी लेवल, जिसको आपको बुक्स में पढ़ोगे भी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल को ही किससे रिप्रेजेंट किया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से बेटा। आगे समझ में, इससे आगे और गए हम, तो एक और जो डिस्टेंस मिली उस पे एनर्जी का लेवल क्या मिला, अलग मिला, ठीक है नहीं उन सब। तो इस तरीके से n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो शेल में बोलना है तो k l m n और आगे, और एनर्जी लेवल की फॉर्म में बोलना है तो एनर्जी लेवल क्या हो गया, n की फॉर्म में, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलो या एनर्जी लेवल बोलो, बात एक ही होती है। तो वो 1 2 3 की फॉर्म में। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा हमें इस फॉर्मूले के थ्रू हम इस शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी लेवल्स की, और उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या फिनोमिना आया बेटा, कि जैसे जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसमें पाए जाने वाले, या इन इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्योंकि आप देखो बेटा पाई की वैल्यू फिक्स, 2 फिक्स, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है ना। n की वैल्यू क्या भाई, ये डिस्टेंस बराबर है, तो n की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू भी फिक्स्ड। तो हमारे पास है, अब इस इलेक्ट्रॉन के पुट करो या इसका, दोनों का बराबर आएगा ना। तो इस तरीके से कि एक एनर्जी लेवल में पाए जाने वाले, एक शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी क्या मिली, सेम मिली बेटा। आगे समझ में। तो ये बहुत सारी चीजें बेटा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, वॉल्यूम है ना, शेल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एनर्जी ऑफ द शेल से, इलेक्ट्रॉन से, मोमेंटम। भाई अब एनर्जी है तो एनर्जी की क्या होगी, वेलोसिटी भी होगी, वेलोसिटी से मोमेंटम निकाल सकते हो। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये कॉन्सेप्ट आए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आई, मैंने कल भी बताया था बेटा आपको कल वाली वीडियो में, कि प्रॉब्लम आई स्पेक्ट्रम से। भाई जब हमारे इस एनर्जी लेवल है तो इसकी अपना एक, भाई इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, और ये ऑर्डर है कि फर्स्ट शेल से ज्यादा सेकंड शेल की एनर्जी होती है, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल से ज्यादा सेकंड, सेकंड से थर्ड, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो बेटा लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिला, आप समझ में आया कि जो रदरफोर्ड मॉडल में एक इश्यू था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली लॉस करती जाती है, तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, बट आता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। इज इट क्लियर। तो वो क्यों आया आप समझ में आ गया, क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें एनर्जी में डिफरेंसेस हैं, तो जहाँ डिफरेंस होते हैं वहां कैसा बनता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से लाइन आई थी, मतलब मेन पहले मेन लाइन्स आई थी बेटा, है ना। एक जो वेरिएंस था हमें पता चल गया, लेकिन जब कुछ समय बाद पता चला कि मेन लाइन्स के साथ साथ कुछ छोटी छोटी फाइन लाइन्स भी मिलती हैं, समझा कि कुछ फाइन लाइन्स भी मिलती है बेटा। तो अब ये फाइन लाइन क्यों मिल रही है, समझ में आया। फाइन लाइन का मतलब मिलने का क्या है कि एक एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी भी बदल रही है या अलग अलग है। पॉइंट आ गया। अगर एक ही इन इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी एक ही, भाई एक एनर्जी लेवल है तो इस एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या रहेगी, एक रहेगी, लेकिन इस एनर्जी लेवल पर क्या डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी लाइंस मिल रही है जिनको फाइन लाइंस बोला गया। इसका मतलब क्या है, इस एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले या तो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अलग है, या बढ़ रही है या घट रही है। आगे पॉइंट समझ में। तो यहां से पॉइंट आया है प्रॉब्लमेटिक इन लाइन स्पेक्ट्रम की वजह से, और मेन लाइंस के साथ साथ फाइन लाइंस मिलना जो था वो मेन वजह था आगे सोचने के लिए। अब देखो बेटा यहां से हमारी आगे की पढ़ाई चालू होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब आप ही बताओ बेटा एनर्जी कब बदलेगी, ठीक है। अब इसकी डिस्टेंस भी इतनी है, इसकी देखो मान लो हम सेकंड सेल की बात करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉनों की डिस्टेंस इक्वल है, क्लियर ना पॉइंट। तो उनकी वो क्या रहनी चाहिए बेटा, एनर्जी भी सेम ही रहनी चाहिए। तो ये डिफरेंट कैसे होगी, और एनर्जी डिफरेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो रही होगी, और वेलोसिटी डिफरेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आप खुद सोच के बताओ मुझे क्या डिफरेंट हो रहा होगा। थोड़ा सा सोचो तो आपको पता चलेगा, क्लियर है। इसलिए मैंने देखो अपनी सारी चीजें आपकी रफ कर दी। तो मेन देखो इसका सीधा सा फंडा है कि एक ही एनर्जी लेवल पर अलग अलग लाइंस का मिलना, मतलब ये शो कर रहा है एक ही शेल के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी का डिफरेंट होना। कैसे, और वो कब डिफरेंट होगा, मैं आपको कल भी बता चुका था। एक सिंपल इस फॉर्मूले से पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट से कि भाई देखो इलेक्ट्रॉन की अपनी एक डिस्टेंस है,
तो इस डिस्टेंस की वजह से, इस पोजीशन की वजह से उसकी एक पोजिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये रिवॉल्व कर रहा है तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी बेटा किसमें, आपकी काइनेटिक मोशन में, काइनेटिक एनर्जी में। इज दैट क्लियर? अब इस इलेक्ट्रॉन की जो, मतलब मैं इसको इलेक्ट्रॉन नंबर 1 मानता है ना, मतलब इसमें वैसे तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये मानता हूँ, मान लीजिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये है। तो आप दोनों की अगर डिस्टेंस बराबर है, तो मैं अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करूं बेटा, है ना, थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन करूं, तो दोनों की क्या है, डिस्टेंस बराबर, है ना, तो दोनों की क्या है, h इक्वल, मतलब डिस्टेंस बराबर, h मतलब क्या, डिस्टेंस में डिस्टेंस बता देता हूं, पोजीशन, तो डिस्टेंस या पोजीशन क्या है बेटा, दोनों की बराबर है। तो जब पोजीशन बराबर है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम मानते हैं कि ये रिवॉल्व नहीं कर रहा, फिक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी, इन दोनों की क्या होगी, आपस में इक्वल होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी से, और फिर इससे जो यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम बी स्क्वायर, तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होगी। अब एम बी जो हाफ इधर वो इधर, जो इलेक्ट्रॉन का मास इधर वो इधर, वो तो बदलेगा नहीं, थर्ड का जो मास होगा वही फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अब इनकी वेलोसिटी भी बराबर हो गई कि नहीं हो गई, आप मुझे बताओ। और वेलोसिटी कब बराबर होगी, जब पोजीशन बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अब दोनों की एनर्जी बदल रही है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, आप ही बताओ। ये एनर्जी अलग है और ये एनर्जी अलग है, इसका मतलब क्या है, इनकी वेलोसिटी अलग होगी, वेलोसिटी कब अलग होगी, जब उनकी डिस्टेंस अलग होगी। तो क्या ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल रहा कुछ कि एक इलेक्ट्रॉन तो मान लो ऐसे घूम रहा है इसी बात पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का घूमते घूमते क्या है, पाथ बदल रहा हो, मतलब चलो मैं एक अलग डायग्राम से शो करता हूं आपको, आप उसमें देखना, आप उसे समझ पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी में करूंगा तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तो आप मैं डिफरेंट डायग्राम बना रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इसी डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, इसकी डिस्टेंस ये है और इसके घूमने से मान लो जो पाथ बन रहा है वो मान लीजिए सर्कुलर बन रहा है, ठीक है, इनके घूमने से जो पाथ बना वो कैसे बना, आपका सर्कुलर बना, समझ आ गया। लेकिन अगर घूमते घूमते सोचिए इलेक्ट्रॉन अपना पाथ बदल रहा है, इस हिसाब से इसका पाथ बदला, तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, फिर डिस्टेंस बढ़ने लगी धीरे धीरे। अब आप देखो, तो अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी मैं और इसकी बात करूं अगर ये, तो आप खुद देखो, ये डिस्टेंस है ना और ये डिस्टेंस अलग है, तो इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो अपने उसी पाथ में घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन माना घूम के मान लो थोड़ा सा पाथ बदला तो उसकी डिस्टेंस बदली, डिस्टेंस बदलेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी तो वही किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी बदलेगी तो बेटा वेलोसिटी भी बदलेगी, मोमेंटम भी बदलेगा। तो अब समझ में आया कि क्यों एक ही शेल पर, अब देखो डिस्टेंस तो इसकी भी यही है, डिस्टेंस तो इसकी भी इसकी, ये रिवॉल्व करते टाइम हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे मिला, ठीक है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते टाइम उसकी डिस्टेंस बदली। मतलब कहने का ये कि एक शेल पर पाए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रॉन तो सेम डिस्टेंस पर ही हमेशा घूमते रहे, और उसी डिस्टेंस पर पाए जाने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनों का पाथ सर्कुलर ना होके अगर इलिप्टिकल हो जाता है तो क्या होगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बदलेगी, और बदलेगी तो एनर्जी बदलेगी। आगे समझ में आपको कहने का, तो एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब कुछ तो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो कुछ क्या है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं, तो एक ही शेल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के जो पाथ हैं बेटा वो बदल गए कि नहीं बदल गए, तो इनको क्या बोला गया, सब शेल। आगे पॉइंट समझ में, अब है तो मेन भाई, पहले तो न्यूक्लियस से मेन डिस्टेंस देगी, अब कुछ इलेक्ट्रॉन तो उसी पाथ में घूम रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलिप्टिकल पाथ बना रहे हैं, मतलब उनका पाथ बदल रहा है, तो एनर्जी बदली बेटा। तो आगे समझ में, तो कुछ में क्या होता है, जो पहली शेल होती है बेटा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या पाया, ऑब्जर्व किया आफ्टर डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, कि जो पहला एनर्जी लेवल है उस पर पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या मिली, हमेशा इक्वल मिली, मतलब वो हमेशा क्या है सर, जो उसका मेन सेल का पाथ है वो भी सर्कुलर ही है, और इलेक्ट्रॉन भी हमेशा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहे। लेकिन जब हम इन, तभी तो क्या है, याद करो
जो इनिशियल जो हमारा ये जो मॉडल है, या अभी हमने एनर्जी लेवल लिखाया था, याद करो जो फॉर्मूला लिखाया था ई एन वाला बेटा, याद आया, ई एन इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एन और ई की पावर 4 अपॉन आपके पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला लगाया था ये क्या था, आपने कल भी बताया था मैंने, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था, मतलब जस्ट लाइक हाइड्रोजन। लेकिन ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे एप्लीकेबल चीजें नहीं थी। तो वही वाली बात है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे जब चीजें आई तो प्रॉब्लमेटिक हुआ। तो एक ही शेल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अब समझ में आया। अब इसी शेल पे मतलब एक एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉनों के घूमने के पाथ बदले, एनर्जी बदली, तो उनकी छोटी छोटी लाइंस मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? आगे पॉइंट समझ में, मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को बदल रहा है, कभी अपनी पोजीशन से हट रहा है घूमते हुए और कभी अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो उसका जो पाथ है बेटा, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कभी सेम सर्कुलर रहती है, कभी डिफरेंट रहती है। लेकिन पहली शेल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है उनकी क्या है, पाथ हमेशा सेम रहता है। तो उसका पाथ तो इस तरीके समझ में आ गया। तो हमारे पास इस तरीके से क्या एक कॉन्सेप्ट निकाला है। इसमें देखो बेटा एक साइंटिस्ट है सोमरफील्ड, है ना, उन्होंने भी काम किया था। तो वो देखो उन्होंने अपना भी एक डायग्राम दिया था बेटा, उसको सोमरफील्ड मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो ज्यादा चल नहीं पाया। देखो उनका डायग्राम में बना देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे, बच्चे बुक्स में देखेंगे भी। मान लो ये आपका कोई न्यूक्लियस है और ये आपका मान लीजिए कोई एक सेम डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस पे सर्कुलर पाथ है, समझ में आया नहीं बेटा? इस टाइप से क्लियर। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए एक ही शेल और ये मैं मान लीजिए एक एक्सिस लेता हूं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिकल पाथ पे गए बेटा, ठीक है। अब ये एक बार डायग्राम बना दूं, फिर आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा हमारे पास क्या है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस जो थी, ये इलेक्ट्रॉन थी और घूमते हुए ही मतलब एक डिस्टेंस तो ये फिक्स है। अब एक में क्या हुआ, न्यूक्लियस तो यही रहा, लेकिन उसके अराउंड जो न्यूक्लियस के रिवॉल्व, ये पता है एटम का मॉडल जो है हमारा, वो जस्ट मैच करता है, पता है कहाँ से, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना। जैसे कई सारे प्लैनेट्स है, सेंटर में कौन है, सन, यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक द प्लैनेट्स। अब आप देखो प्लैनेट जो होते हैं, है ना, वो सन के अराउंड सारे सर्कुलर पाथ में तो नहीं घूमते, और घूमते हुए हमेशा पाथ सर्कुलर भी नहीं रहता, वो कभी मतलब इलिप्टिकल हो जाता है, घूमता रहता है, बदलता रहता है। तभी तो कभी कोई प्लेनेट हमारे पास आ जाता है, कभी अर्थ के कभी दूर चला जाता है, ये आपने देखा होगा, ये आप जानते होंगे। तो जब भी कभी आपको एटम के मॉडल का कंपेरिजन बेटा करना हो तो आप सिंपल वे से कर सकते हो, किससे बेटा, है ना, जो अपना सोलर सिस्टम है, सन को जस्ट न्यूक्लियस मानो, बाकी सारे प्लैनेट्स को इलेक्ट्रॉन की तरह मानो। और अभी आप एक चीज और पढ़ोगे, जैसे जो लास्ट क्वांटम नंबर बताएगा आपको फोर्थ, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है बेटा और एक सन के अराउंड भी घूमती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं, वही स्पिन क्वांटम नंबर बनेगा, वो आप चलिए तब डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पॉइंट पे आते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर, जैसे एन क्या होता है, मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मेन एनर्जी लेवल को बताता है, ठीक है ना बेटा। तो मान लीजिए n बराबर 4 और इस पे ये मैं भी लिख देता हूँ, फिर आप देखते हैं इसके लिए क्या बनेगा आपका बेटा, मान लो n बराबर 4 k बराबर 3, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या बना, n बराबर 4 और k बराबर 2, क्लियर है। और ये हमारे पास बन गया n बराबर 4 k इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये, मान लो एक एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करी है ये इन्होंने भाई, n बराबर 4 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है बेटा। और उसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो इन्होंने ये पाया कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन सेम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, समझ में आ गया। कुछ क्या है, थोड़े से डिफरेंट इलेप्टिकल, और भी इलिप्स का साइज बदला, इलिप्स का टाइप बदला बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो आप देख रहे हो, तो इन्होंने क्या है, जैसे एक पाथ आया है k1, तो एक ही एनर्जी लेवल है, लेकिन उस पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट, है ना, न्यूक्लियस के अराउंड पाथ पे घूम रहे हैं। तो एक पाथ को मान लो दिया उन्होंने k1 नाम, एक को k2, एक को k3, k4, ठीक है बेटा। इन्होंने तो पता है क्या पाया कि अगर
जैसे एनर्जी लेवल जितना होता है, मतलब उस किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होता है, जिस एनर्जी लेवल पर होता है, उसके सब पाथ भी उतने ही मिलते हैं। आप देखो जैसे इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो वेरिएंस है वो 4 टाइप का है, या तो ये या ये 1 2 3 4, या तो सेम वही। ऐसे देखो इन्होंने आगे अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से क्या भी पाया। मान लो एनर्जी लेवल 3 है, मान लो ये आपका क्या है, एनर्जी लेवल 3 है बेटा, है ना, n बराबर 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाथ टोटल 3 पाथ्स में रिवॉल्व करते हुए पाए गए। जैसे एक पाथ तो यही हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस टाइप से मिले रिवॉल्व करते हुए, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आपके क्या मिले, इस टाइप से मिले रिवॉल्व करते हुए। तो n बराबर 3 इसके लिए भी, n बराबर 3 इसके लिए भी, n बराबर 3 बेटा इसके लिए एक ही एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मान लीजिए ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास k1 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, है ना, मतलब इसके ये सॉरी हम इस पे जाते हैं, इसके लिए n k बराबर क्या हो गया, k बराबर 1, k बराबर 2, और ये आपके पास क्या हो गया, k बराबर 3। तो आपने देखा अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हैं, 3 डिफरेंट पाथ में ही घूम रहे हैं। तो इससे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एनर्जी लेवल में, मतलब शेल में, है ना, आप शेल बोलो बेटा या एनर्जी लेवल बोलो, बात तो एक हो जाती है, शेल और एनर्जी लेवल। जो शेल होती है, मान लो 4 शेल है, तो उसमें जो सब पाथ मिलेंगे बेटा, सब पाथ को नाम दिया गया सब शेल। भाई एक होता है मेन पाथ, है ना, मेन पाथ को शेल बोला गया, सब पाथ को सब शेल बोला गया। तो किसी भी शेल में कितनी सब शेल होती हैं, जो उसका एनर्जी लेवल होता है। जैसे हम क्या 4th शेल में कितने सब शेल हो गए आगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने डिफरेंट पाथ में रिवॉल्व करेंगे। तो n बराबर 4 है, तो उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन 4 डिफरेंट, एक तो वही वाला पाथ होगा जो मेन सर्कुलर, उसके अलावा 3 और, तो टोटल कितने हो गए, 4 सब पाथ हो गए, तो 4 हो गया। अगर मान लो सेकंड शेल, जैसे पहली शेल है, पहली शेल में इलेक्ट्रॉन का एक ही पाथ है और उसी एक पाथ में है, तभी तो देखो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर हमेशा सर्कुलर पाथ बनाते हैं। लेकिन जब हम सेकंड एनर्जी लेवल में जाएंगे तो इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 सर्कुलर पाथ में है, अलग अलग 2 सर्कुलर पाथ, एक तो वही होगा सर्कुलर, एक उससे अलग होगा। हम एनर्जी लेवल 3rd पे जाएंगे तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन टोटल मिलेंगे बेटा, है ना, अगर मैक्सिमम है, अब एक ही है तो एक ही उसमें वे में घूमेगा बेटा, है ना, मतलब 3rd में मैक्सिमम। और यहीं से बेटा आपको पता भी चला, आप याद करते हो, आप एक 10th में 9th में पढ़ते आते हो कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जी, 2n², है ना, उसके लिए आप पढ़ के आए हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन ईच शेल या एनर्जी लेवल। ये बात आप पढ़ते हैं ना, फॉर्मूला जो आप सोचते हो कि बोर मॉडल में बोर ने बताया, तो ये चीज भी यहीं से आई, क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन ही बेटा मिनिमम डिस्टेंस पे हमें मिले, n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 2, इससे आगे बढ़े तो 8 इलेक्ट्रॉन मिले सेम डिस्टेंस पर, ठीक है नहीं। तो इन्होंने देखा जी 8 को मिलते हैं, तो अगर हम 8 को कैसे लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 2, आगे समझ में। अगले में मान लो 18 इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस पर मिले, है ना, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं जी, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 × 2, ये क्या बन गया, 9 × 2, 18 बन गया टोटल, यहाँ पर क्या बन गया, 8 बन गया। अब एनर्जी लेवल 1 है, तो आप यहाँ रखोगे 1 का स्क्वायर × 2, क्या बन गया, 2 ही बन गया, आगे समझ में बेटा। तो ये जो 2n² का जो फिनोमिना आपको मिला है बेटा, ये भी आपको इन्हीं क्वांटम नंबर से ही मिला है। तो आप देख रहे हो, आप अब तक 9th के बेसिस पर ये समझते थे कि आपको जो पढ़ाया जाता है कि KLMN शेल डिफरेंट पाथ बोर ने बताया, हाँ बोर ने बताया, बोर ने मॉडल बनाया, लेकिन किसकी हेल्प से, क्वांटम नंबर्स की हेल्प से, है ना। ईच शेल में कितनी सब शेल होती है, जैसे K शेल है उसमें एक ही सब शेल मिलेगी, समझ में आ गया नहीं, क्लियर है पॉइंट। तो उसको क्या बोला गया आपका, अब देखो ये वाली चीज को जो बोला गया इसको S सब शेल, स्मॉल s से बोला गया बेटा। जो दूसरा डिफरेंट पाथ होता है उसको हमने P से बोला, है ना, अगली वाली को D से बोला, ये आपको क्या F से बोला। तो ऐसे करके हमारे पास क्या बना बेटा कि जो पहली शेल होती है उसमें भाई शेल 1, तो उसमें एक ही सब शेल मिलेगी, मतलब एक ही पाथ मिलेगा। जो दूसरा एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 पाथ्स पे हुए, एक मेन सर्कुलर, एक उसके डिफरेंट। आगे पॉइंट समझ में क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से देखो मैं ये कह सकता हूं कि आप अब देखो यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मिली, सेल के अंदर सबशेल का कॉन्सेप्ट जो किससे मिला हमें बेटा, एजीमुथल। अब देखो इतनी देर से हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इतनी देर से हम आपको, है ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर ही तो पढ़ा रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप बताओ, आप ही बताओ क्या बताई जाएगी उसकी डेफिनेशन। आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर से आप इतनी देर से देखो, आप क्या देख रहे हो, पाथ की इलिप्टिसिटी नहीं पता चल रही, इलेक्ट्रॉन के घूमने से जो पाथ की इलिप्टिसिटी बन रही है ना, वो आपको किससे पता चलती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर से। क्लियर है पॉइंट। या मैं कह सकता हूं क्या कि एक ही एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जो डिफरेंट पाथ में घूमते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, चाहे वो सर्कुलर में घूमे, कुछ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर, कुछ सर्कुलर से अलग, तो किसी एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन कितने सबपाथ में घूमते हैं, किसी एनर्जी लेवल मतलब शेल में कितनी सब शेल है ना, पाथ की जो इलिप्टिसिटी, सर्कुलर वाली पॉइंट कहां से आया था हमारा पुराना, लेकिन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर के अलावा इलिप्टिकल पाथ में भी घूम सकता है। ये बात कहां से पता चली आपको बेटा, ये बात आपको पता चली किससे, एजिमुथल क्वांटम नंबर से। आगे पॉइंट समझ में। तो अगर मैं आपसे कहूं जी एजिमुथल क्वांटम नंबर ने आपको क्या क्या बताया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमिना आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर से पता चला, पहला वो ये हमें सबशेल का कॉन्सेप्ट कि एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ पर घूम सकते हैं, जिनको सबपाथ बोलते हैं, सबशेल बोला गया। और किस सबशेल में, किस एनर्जी लेवल में कितनी सबशेल होंगी, ये बात भी हमें यहां से पता चली। और वो क्या है, जैसे पहली शेल में एक ही सबपाथ होगा, है ना, एक ही सबशेल। दूसरी एनर्जी लेवल मतलब दूसरे सब शेल में कितने होंगे, दो सबपाथ होंगे, एस और पी। थर्ड एनर्जी लेवल जो n बराबर 3 है, तो उसमें कितने होंगे, है ना, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। देखो बेटा, अगर अब तो इस फिनोमिना को मैं रफ कर दूं ऐसे थोड़ा, तो आप समझ पाओ, है ना, कि ऐसे हमारे पास एक तरफ शेल का कॉन्सेप्ट है ना, और एक तरफ हमारे पास क्या है ना, सबशेल का कॉन्सेप्ट है। तो K, L, M और N बेटा, तो पहली में आपके पास क्या है, एक ही। और अगर इसको मैं क्वांटम नंबर के बेसिस पर बताऊं बेटा, है ना, तो हमारे पास अभी चलो कंपैरिजन कर लेंगे, पहले शेल और सबशेल से देखो। तो K शेल में एक ही सबशेल मिलेगी, इसको S बोला गया, है ना। अब ये क्या है, तो यहाँ n बराबर क्या है 1, यहाँ n बराबर क्या है आपका 2, है ना, ये क्या है एनर्जी लेवल 3, ये एनर्जी लेवल क्या है बेटा 4, यही है बेटा हमारे पास। ये एनर्जी लेवल हमारे पास क्या है बेटा 4। क्लियर। तो पहले लेवल पे एक ही सबशेल मिली, दूसरे वाले पे 2 मिली, जिनको S, P से रिप्रेजेंट, स्मॉल s, है ना, और P से। थर्ड एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन 3 डिफरेंट पाथ में था, तो थर्ड एक, है ना, थर्ड शेल में 3 सबशेल मिली, जिसको S, P और D बोला गया। फोर्थ शेल पर 4 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मिले, जिनको S, P, D, F बोला गया। आगे पॉइंट समझ बेटा। तो इस तरीके से यहां से हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना मिला, वो हमको यही मिला बेटा, ठीक है। चलिए यहां से एक चीज और हमें पता चली, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो देखो ये एंगुलर मोमेंटम एजिमुथल क्वांटम नंबर पे क्या होता है, वही mvr इक्वल टू वही कांस्टेंट रहेगा h/2 और l+1 पे स्क्वायर। तो ये एंगुलर मोमेंटम रहा बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर। चलो बेटा, इस तरीके से हमारे पास ये चीजें